बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया है। GI डिसफंक्शंस। GI डिसफंक्शंस में से हमने 4 डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर नंबर 5 को, जो कि हर्शप्रॉन्ग डिजीज़ है। अब हर्शप्रॉन्ग डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, इसमें होता क्या है? तो ये बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो हमारे कोलोन होते हैं वहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं वो सही तरीके से नहीं बने होते, और जब नर्व सेल सही तरीके से नहीं बने होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पूरी नहीं होती हैं, तो उनका फंक्शन भी सही तरीके से नहीं होता। जो नॉर्मल फंक्शन होती हैं वो भी उनकी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। और जहाँ हम कोलोन की बात करते हैं तो वहाँ पे नर्व की जो फंक्शन होती है नॉर्मली वो क्या होती हैं कि वहाँ पे मसल्स कंट्रक्शन जो हो रही होती हैं उसको बेसिकली नर्व सेल्स जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर अब नर्व सही तरीके से बनी नहीं है, उनका स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो उनका फंक्शन भी इनकम्प्लीट है। वहाँ पे मसल्स की अब सही तरीके से कंट्रक्शन नहीं हो सकती। जब वहाँ पे मसल्स की सही तरीके से कंट्रक्शन नहीं होगी तो जो फूड है वो बावेल के थ्रू जो है वो अब मूव नहीं कर सकेगी, यानी जो फंक्शन है कोलोन का, इंटेस्टाइन का, वो अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रोमाइज़ होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्शप्रॉन्ग डिजीज़। हर्शप्रॉन्ग डिजीज़ जो है इसके कई और नाम भी हैं। एक तो हम इसको कंजेनिटल मेगा कोलोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोलोन है उसकी स्वेलिंग हुई होती है, वो बड़ा सा बन जाता है बिल्कुल एबनॉर्मली, तो इसको इसीलिए मेगा कोलोन कहा जाता है। तो इसको हम कंजेनिटल मेगा कोलोन भी कहते हैं। इसको हम कंजेनिटल इंटेस्टिनल ए गेंग्लियोनोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नर्व सेल के गेंगलिया है वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते। इस तरह उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा इसको हम ए गेंग्लियोनिक मेगा कोलोन भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी अगर हम काजेस की बात करें कि ये किस वजह से होती हैं, तो इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती हैं, जेनेटिकली फैमिलीज में ये रन करती हैं। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि कंजेनिटल मेगा कोलोन इज ए कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गेंग्लियो सेल्स, यानी गेंगलिया। जो गेंगलिया है नर्व के स्ट्रक्चर में, जो गेंगलिया प्रेजेंट होते हैं तो वो नहीं होते। जब वो नहीं होते तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इनकम्प्लीट होती है। जब स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होती है तो फंक्शन भी कंप्रोमाइज होती है। लिखा है दिस रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्टेड पैसेज ऑफ स्टूल्स काजिंग द नॉर्मल बॉवेल टू डिस्टेंट। क्या होता है कि अब मूवमेंट नहीं होती, जब कंट्रक्शन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, तो स्टूल पास नहीं हो सकते। स्टूल अगर पास नहीं हो सकते तो वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल जो बावेल है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंट हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। अब असेसमेंट आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो लिखा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनमें सबसे पहली ये बात होगी कि विद इन फर्स्ट 24 आवर्स म्यूकोनियम जो है वो पास नहीं होगी। जो बेबी की फर्स्ट स्टूल होती है आफ्टर बर्थ उसको हम म्यूकोनियम कहते हैं। तो 24 आवर्स गुजर जाएंगे और म्यूकोनियम जो है वो एब्सेंट होगी, तो यहाँ पे आपको शक जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि कहीं बच्चा जो है उसको हर्शप्रंग डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा बाइलियस वोमिटिंग होगी। ये इसलिए है कि आगे जो डाउन फ्लो है वो नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि बाइल और जो सारे कंटेंट्स है वो फिर स्टमक की तरफ और फिर वोमिटिंग की तरफ जाएंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, फीवर होगी साथ में। और अगर ओल्डर इन्फेंट्स है, चिल्ड्रंस है, तो उसमें उसमें हमें क्या असेसमेंट करते हुए मिलेगी, तो लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन होगी, या फीकल मास जो है उसको आप फील कर सकेंगे कि फीकल मास जो है वो आपको फील हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होगी। इस एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहाँ पे भी होगी, और बच्चा जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है इसकी? रेक्टल बायोप्सी करते हैं। रेक्टल बायोप्सी से पता चल जाता है कि वहाँ के जो सेल्स है, नर्व सेल्स है, तो फिर उनको देखते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है या नहीं। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती हैं, तो लिखा है कि रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियोनिक पोर्शन ऑफ द कोलोन। और ये
जो है जो जहाँ जिस हद तक जिस कॉलोन में ये मसला है, कॉलोन के जिस हद तक ये मसला है कि जितना पार्ट उसका एगेंग्लियोनिक है, वहाँ के नर्व जो है उनकी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो वो जितना भी हिस्सा है उसको रिमूव किया जाए। अब लिखा है कि फर्स्ट स्टेज सर्जरी इज ऑफन ए कोलोस्टोमी। फर्स्ट स्टेज में यही किया जाता है ताकि स्टूल रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कोलोस्टोमी की जाती है। और सेकंड स्टेज जो है उसमें क्या किया जाता है, पुल थ्रो सर्जरी टू कनेक्ट द वर्किंग कोलोन टू पॉइंट नियर द एनस। और फिर क्या किया जाता है, कोलोस्टोमी करने के बाद वो जो हिस्सा था, वो जो एगेंग्लियोनिक पोर्शन था, उसको रिमूव किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, जो दूसरा हिस्सा है, जो अभी वो हिस्सा तो ख़त्म हो गया है, अब जो दूसरा हिस्सा है उसको एनस के नियर पॉइंट जो है उसको फिर वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इससे होगा क्या, अब इससे जो नॉर्मली जिस इंसान के इंटेस्टाइन होते हैं उतने लॉन्ग इंटेस्टाइन अब इसके नहीं होंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट बावेल सिंड्रोम होगी। देखिए एक्सरे में आप लोगों को ये मेगा कोलोन जो है वो नज़र आ रही हैं। देखिए ये कोलोस्टोमी की गई है एट बर्थ। फिर इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसकी हम ये कंडीशन होती हैं हर्शब्रंग डिजीज़, जिसको उसकी ये मैनेजमेंट है कि उसकी हम इस तरह सर्जरी करते हैं कोलोस्टोमी, और फिर वो जो हिस्सा है उसको काट दिया जाता है और दोबारा से जो है ये इंटेस्टाइन जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है एनस के साथ। तो इस तरह इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, एक तो ये कि एनल स्ट्रक्चर होगी यानी स्टेनोसिस होगी एनस की। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल हो सकता है कि वो स्टूल की जो इनकॉन्टिनेंस है वो उसको हो, क्योंकि अब ये जो कॉन्टिनेंस का मसला है ये भी क्या होता है, ये भी यहाँ के नर्व्स जो है वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। ब्रेन तक मैसेजेस जो है वो नर्व्स के थ्रू ही पहुँच रही होती हैं, और ब्रेन के मैसेजेस भी यहाँ पे नर्व्स के थ्रू ही पहुँच रही होती हैं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ नर्व्स जो है वो कम हो गई है। इस तरह जो है ये नॉर्मली जो लोगों में कॉन्टिनेंस होती है उस स्टूल की, तो उस तरह नहीं हो सकती। मे बी इन लोगों को फिर इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल हो सकती है। इसके अलावा शॉर्ट बावेल सिंड्रोम, देखिए ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शॉर्ट बावेल सिंड्रोम इनको होती हैं। ये अब शॉर्ट बावेल सिंड्रोम होती क्या है, तो इसमें क्या होता है कि यानी हिस्सा जो है काट दिया जाता है इंटेस्टाइन का। तो अब वो उस तरीके से इतने बड़े अब इंटेस्टाइन नहीं हो सकते जितने नॉर्मल के होते हैं। तो इसीलिए अब इसकी वजह से इसके क्या हो सकता है कि जिन लोगों को शॉर्ट बावेल सिंड्रोम हो तो मल एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकती हैं, उस तरह अब एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो सकती जिस तरह नॉर्मली जो है होता है। तो इस तरह मसले हो सकते हैं। इसके अलावा डायरिया हो सकती हैं, इसके अलावा ब्लॉटिंग हो सकती हैं, हार्ट बर्न हो सकती हैं, बंदा बहुत टायर्ड जो है वो फील कर सकता है। शॉर्ट बावेल सिंड्रोम के ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुकी है ये लेक्चर कि जिसमें मैंने आप लोगों को हर्शब्रंग सिंड्रोम जो है सॉरी हर्शब्रंग डिजीज़ जो है ये समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन इसके बारे में, कोई कन्फ्यूजन अगर जहन में है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को हार्निया पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।